हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो आज अपन एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर लेके फिर से आ चुके हैं। अपना चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर, और आज अपन ने थोड़ा वीडियो पे काम किया। लास्ट वाला वीडियो थोड़ा सा मतलब उसमें वॉइस को लेके प्रॉब्लम था, तो आज अपन कोशिश करेंगे कि वॉइस को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो और एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वीडियो आपको देखने को मिले। तो सारे बच्चों को भी इधर ध्यान देना है और जो भी ऑडियंस हमको देख रही है उसको भी पूरा फोकस अपने बोर्ड पे ही रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्यारे से टॉपिक के साथ। जैसे कि अपन लास्ट क्लास में बात करें तो मैं यहाँ पे था कि बेंजीन जो अपना है, बेंजीन के ऊपर देखो ध्यान देना। इस टॉपिक को मैं 11th क्लास से थोड़ा बहुत कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितना डिटेल में जा सकता हूं उतना डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ही आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको ये जानना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो सर या इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो इसके लिए मैं अलग से सीरीज लेके आने वाला हूं। वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अभी अपन सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन 11th क्लास से कि 11th क्लास का छोटा सा टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर मान लो कोई भी जी का मतलब है कोई ग्रुप ऐड हो गया, है ना। कोई भी ग्रुप ऐड हो गया तो बेंजीन के ऊपर ग्रुप जब आता है ना तो उसके दो प्रभाव हो सकते हैं। या तो वो ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब है कि वो ऑर्थो पैरा निर्देशी है। कौन सा निर्देशी है? ऑर्थो पैरा निर्देशी है। इसका एग्जांपल अपन ऐसे समझते हैं कि अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, किसकी बात कर रहा हूं? क्लोरोबेंजीन के अंदर जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे अपने पास सबको पता है क्लोरीन वर्ग संख्या 17 हेलोजन फैमिली से संबंधित है। हेलोजन फैमिली वर्ग संख्या 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये सब वर्ग संख्या 17 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सबको पता है लोन पेयर क्या बनाता है? डबल। डबल से क्या? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो ये जो लोन पेयर है कहां जा रहे हैं? बेंजीन रिंग में। क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है? और क्लोरीन अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब ये ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे जोड़ेगा? ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे। बात समझ आ रही है? और ये ऑर्थो पैरा निर्देशी कैसे? तो जब अपन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, ध्यान से सुनना, जब अपन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाएंगे तो अनुनादी संरचना बनाने पे अपने को पता चलेगा कि क्लोरीन की ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है? ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को कहां पे जोड़ेगा? ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे ऐड करेगा। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे अपन एक साथ 3 ग्रुप डिस्कस करने वाले जिनको की अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या ऑर्थो तथा पैरा प्रभाव दर्शाने वाले समूह। तो कौन कौन से? देखो बेंजीन की खोपड़ी पे अपन ने लगा दिया OH, इसको अपन बोलेंगे फिनोल। क्या बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर OH क्या बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या बोलेंगे? एनिसोल। और बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया O-, उसको बोलेंगे फिनोक्साइड। अरे सबको ही पता है ना फिनोल से फिनोक्साइड कैसे बनता है। फिनोल जो है अपने को पता था फिनोल का अम्लीय व्यवहार होता है। और वो कैसे पता चला? क्योंकि फिनोल अपने अंदर से क्या निकाल देता है? H+ निकाल देता है। क्या बनाता है? फिनोक्साइड आयन। अरे फिनोक्साइड आयन बनाता है ना। तो फिनोक्साइड आयन हो चाहे फिनोल हो और क्या एनिसोल हो, एनिसोल समझते हो ना, बेंजीन के ऊपर OCH3। ये तीनों के तीनों जो अनुनादी संरचना बनाते हैं ना, इन तीनों की तीनों अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आता है। इसका मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे ऐड करेंगे? ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पे ऐड करेंगे। बेंजीन और बेंजीन के प्रतिस्थापी कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वो उसकी जगह लग जाता है। तो अभिक्रिया का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। धन्यवाद। तो देखो क्या लिख रखा अपन ने, OH हो चाहे OCH3 हो, मतलब फिनोल हो चाहे एनिसोल हो चाहे फिनोक्साइड आयन हो, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? +M अथवा +R। इन तीनों ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? +M अथवा +R ग्रुप बोलेंगे। और +M और +R ग्रुप का मतलब है सारे के सारे कैसे हैं? ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी। इसका मतलब जब ये अनुनादी संरचना बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर आता है। अरे धन्यवाद इतनी। चलें आगे। तो अब अपने पास देखो एक सिंपल सी बात है कि अपन ने लिया एक अभिकारक। अभिकारक की सबको पता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक अभिकारक होता है। अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। और एरो के ऊपर जो अपन चीज लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। कोई भी अभिक्रिया अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है और अभिकर्मक डिसाइड करता है कि अभिकारक से हमको क्या बनाना है। ठीक है, अभिकारक से अपने को उत्पाद कैसे बनाना है डिसीजन कौन लेता है? अभिकर्मक लेता है, जिसको कि अपन रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी है, कौन फिनोल हो चाहे एनिसोल हो चाहे फिनोक्साइड हो चाहे अपना क्लोरोबेंजीन हो, एरिल हैलाइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे या तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा या
पैरा उत्पाद, या तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में। और फिनॉल भी कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पे जुड़ सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा, या जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? पैरा उत्पाद बनेगा। समझ आ रही है क्या बात? अरे बात समझ आ रही है? ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाम से समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। ई के ऊपर पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे जिस चीज की कमी होती है इंसान को वही तो चाहिए होता है ना? इंसान को भी वही चाहिए होता है, अणु को भी वही चाहिए होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन इसको कहां नजर आते हैं? ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए वही जाता है। अरे समझ रहे हो क्या? जहां जरूरत है वहीं जाता है इंसान। आगे देखो, तो फिनॉल की जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, फिनॉल की जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, हाँ देखो दूसरी बातें मत सोचने लग जाओ। पैरा पैरा है ना? इधर देखो, बात करते हैं फिनॉल की जब अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया दर्शाते हैं तो एक तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा और एक पैरा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या मतलब ऑर्थो और पैरा जगह पे जाके जुड़ता है। आगे बात करते हैं जब अपन ने OCH3 जिसको कि क्या बोलते हैं? एनिसोल, इसकी अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं से करवाई तो एक बार तो ऑर्थो पे जोड़ा, एक बार पैरा पे। ऐसे कैसे? मैंने फिनोक्साइड आयन की भी जब इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करवाई तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे जाके जुड़ा। डन। अब अभी अपन स्टार्ट करने वाले फिनॉल की अभिक्रिया, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाना। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। फिनॉल की अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रागी का मतलब भी क्या होता है? स्नेही होता है। अरे रागी का मतलब भी क्या होता है? स्नेही होता है। कभी सुनाओ कि ज्यादा राग मत रखो, ज्यादा राग हमेशा दिक्कत देती है ना? तो इलेक्ट्रॉन रागी बोलो या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलो, बात क्या है? एक ही और दोनों की दोनों प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन रागी, जिसको कि अपन इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में बहुत सारे नाम निकल के आ जाते, कई बार इंग्लिश में नाम थोड़े कम रहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट कर देगा, किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा? हाइड्रोजन, है ना? किसी को हटाना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अरे डन बात। अब अपन सबसे पहले अभिक्रिया डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रेशन, जिसको कि अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। अगर मैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया की बात करूं तो सिंपल सी परिभाषा, NO2 समूह का जुड़ना। फिनॉल में किसका जुड़ना? NO2 समूह का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ NO2 इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो यहाँ पे अभिकर्मक क्या काम में लेंगे? अभिकर्मक काम में लेंगे डाइल्यूट HNO3। क्या लेंगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट को अपन हिंदी में तनु बोलते हैं, तनु HNO3। और HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। देखो तनु का मतलब तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा अम्ल जो किसके साथ है, उसके अंदर पानी उपस्थित है। अरे जैसे दो प्रकार के अम्ल होते हैं, तनु और सांद्र। तनु का मतलब उसके चारों तरफ पानी है, मतलब वहां पे वाटर का कंटेंट अच्छा खासा है। और सांद्र के पास, सांद्र जो होता है वो प्योर एसिड अपन बोलते हैं, प्योर अम्ल को अपन क्या बोल देते हैं? सांद्र। और जिसमें वाटर की क्वांटिटी होती है उसको क्या बोल देते हैं? तनु। तनु का वर्ड ही होता है वाटर की, वाटर अवेलेबल है वहां पे। तनुता अपन ने पढ़ा था किसी जमाने में, डाइल्यूशन, चारों तरफ पानी पानी, ठीक है ना? तनुता मतलब वाटर का एडिशन। तो यहाँ पे अपन ने तनु HNO3 काम में लिया। तो देखो अपने को अब एक बात दिमाग में रखनी है कि जो तनु HNO3 होता है ना, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ सकते हैं कि तनु HNO3 में जो अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो NO2 प्लस ही कैसे बनता है। पर अभी अपने को सिंपल सी अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि जब मैंने तनु HNO3 की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया करवाई तो तनु HNO3 कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है? NO2 प्लस। NO2 प्लस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक बार कहां चल जाएगा? ऑर्थो पर, एक बार कहां चल जाएगा? पैरा पे। तो एक बार तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक बार बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या दोनों एग्जांपल याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े? अपन ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे कि एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर किसी को कल के वीडियो लेक्चर में कोई भी नॉइस की प्रॉब्लम आई है तो मैं वापस से छोटी सी कम टाइम में एक्सप्लेन करता हूं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में उपस्थित था अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अणु अपने अंदर क्या कर रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो था वो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब दो अलग अलग अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते, दो इंसान, दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल, मतलब तापमान क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। तापमान ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक क्या हुआ? ज्यादा। बात समझ आ रही है? जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतराणु इंट्रामोलिकुलर है तो उसको तोड़ना
आसान, उसको बॉइल करना आसान, इसका मतलब वहां पे क्वथनांक क्या होगा, कम। और जिसका क्वथनांक कम होता है उसकी वाष्पशीलता ज्यादा होती है। तो वही बोले कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा यौगिक अधिक वाष्पशील है, तो अपन बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील है। और कोई तुमको बोले कि इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो आंसर देंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। और अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताओ कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई की है, तो तुम कह सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अभी लैंग्वेज समझ नहीं आए तो यहाँ पे एक ही अणु अपने अंदर खुश है और यहाँ पे दो अणु आपस में आकर्षण का बल रखते हैं। समझ आ गई बात? तो देखो क्या लिखा है, सुनते जाना वापस से। जो बात लिखी है मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑर्थो एवं पैरा समावयवियों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये लाइन क्या कहती है, सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अपन ने तापमान दिया, किसको तापमान दिया, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था और एक पैरानाइट्रोफिनॉल था। मैंने दोनों को तापमान देना स्टार्ट किया, मतलब टेम्परेचर देना प्रोवाइड किया। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, बताओ कौन है जो जल्दी द्रव से किसमें चल जाएगा, वाष्प में। तो बताओ कौन जाएगा, वेरी गुड, कौन जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या है, कम है। तो बताओ जो पहले चला गया वो कौन था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जो रह गया वो कौन था, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो क्या मैं वाष्पीय आसवन द्वारा उनको अलग अलग कर सकता हूं, तो आंसर जाएगा हाँ कर सकता हूं, क्योंकि दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है, दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, तो ऑर्थो पैरा समावयवियों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, सही लाइन है ना। तो ये एनसीईआरटी की प्यारी सी लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आगे सुनते जाना, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित हो जाती है। अरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है तो वो जल्दी वाष्प बना लेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल कैसा होता है, कम वाष्पशील होता है। और तुमको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। तो अगली लाइन में लिखा है क्योंकि इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है। अंतर आणविक मतलब इंटर मॉलिक्यूलर, पैरा में इंटर मॉलिक्यूलर, पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर और ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर। ऑर्थो में एक ही अणु के बीच में, पैरा में दो अणुओं के बीच में। बात समझ आ रही है? तो मैं कहा देखो क्या लिखा है, क्योंकि इसमें अंतर आणविक मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे अणु क्या हो जाता है, संगुणित। संगुणित का मतलब समझते हो, एसोसिएट। संगुणित का मतलब एसोसिएट। देखो दो चीजें, संगुणित मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दो बच्चे बहुत ज्यादा साथ रहते हैं तो मैं कहूंगा वो कैसे, संगुणित है। और कोई दो बच्चे बहुत अलग अलग रहते हैं मतलब कैसे है, वो वियोजित। अरे केमिस्ट्री में ये हिंदी की लैंग्वेज है, संगुणित और वियोजित। वियोजित मतलब अपन कहेंगे थोड़ा अपन ने उनको ब्रेक कर दिया, संगुणित मतलब पास पास। बात समझ आ रही है? और पैरा में अपने को पता है क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होता है तो दोनों अणु क्या होते हैं, पास पास। समझ आ रही है बात? अरे आ रही है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, किसका ज्यादा, सबको साथ बोलना है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, पैरानाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन, पैरा में कौन सी बॉन्डिंग, अंतराणु, और ऑर्थो में कौन सी, अंतराणु। समझ आ गई क्या बात? अरे समझ आ गई क्या? अब वापस से देखो एक चीज सुनना, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख देता हूं, ये अपना फिनॉल, ये कौन था अपना फिनॉल। फिनॉल की मैंने अभिक्रिया करवाई एक बार तो तनु HNO3 से डाइल्यूट HNO3, तो बताओ उत्पाद क्या बनेंगे, जल्दी बोल दो। ऑर्थो और एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरानाइट्रोफिनॉल। बहुत बढ़िया, एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार पैरानाइट्रोफिनॉल। पर अगर मैं बात करूं, मैंने इसी फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा दी, अगर सांद्र HNO3 के साथ में, किसके साथ में, सांद्र HNO3 मतलब कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर मैंने करवा दी तो पता है क्या होगा, जो भी ऑर्थो पोजीशन, तुमको भी पता है कितनी ऑर्थो पोजीशन होती है, दो। मेटा भी कितनी होती है, दो। पैरा कितनी होती है, एक। ऑर्थो भी दो, मेटा भी दो और पैरा है, सबको पता है ना। ये वाली ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो, ये मेटा तो ये भी मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, अगर मैंने फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा दी, सांद्र HNO3 के साथ में, तो क्या बनता है, सारे ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। देखो क्या बनेगा, सुनते जाना, ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 ग्रुप जाके लग जाएगा। अरे समझ रहे हो ना स्ट्रक्चर? लो थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, डिजाइन थोड़ी प्यारी होनी चाहिए। तो ये अपना हो गया, एक बार तो ऑर्थो पे, इधर भी ऑर्थो पे और इधर पैरा पे। ठीक है ना, तो इसका नाम बता सकते हो कोई? हाँ, पिक्रिक अम्ल, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो नाम बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर नाम की बात करें तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका यूपीएससी नेम है, और कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। क्या नेम है, पिक्रिक एसिड। अरे देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड के जैसे जनरली तो अपन दो नाम देते हैं ना, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। अरे होता नहीं है क्या, किसी का घर का नाम अलग होता है और बाहर का नाम अलग होता है,
जैसे विराट कोहली बाहर का नाम है, घर का नाम क्या है उसके? चीकू। हाँ वो तो सबको याद है ना, पर IUPAC नेम और कॉमन नेम पूछते तो उसमें। चलो कोई नहीं, सुनते जाओ। तो अपन बात करें पिक्रिक एसिड क्या हो गया, कॉमन नेम, और IUPAC नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बात समझ आ गई क्या? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप तनु HNO3 से करवाओगे तो ऑर्थो पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। पर अगर मैं फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाता हूं तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, सारे ऑर्थो पैरा पे, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको कि अपन प्यार से बुलाते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। अरे डन बात। आगे देखो एक और रिएक्शन जो कि अपनी एनसीईआरटी में मेंशन है कि फिनॉल की अभिक्रिया मैंने पहले किससे करवा दी, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। कंसंट्रेट H2SO4 अपना सांद्र H2SO4, जब मैं सांद्र H2SO4 के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, एक ऑर्थो पर एक पैरा पे। अब देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बात करें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो है फिनॉल 2,4-डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फिनॉल के 2 और 4 पोजीशन पे कौन जुड़ा है, सल्फोनिक एसिड। तो फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला पता है सबको, SO3H, SO3H। तो SO3H अपना सल्फोनिक एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना COOH, COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे अपना SO3H क्या है, सल्फोनिक अम्ल। तो जब अपन ध्यान देना, जब सांद्र H2SO4 से करवाते तो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे और उसके साथ साथ पैरा पे, तो ऑर्थो पे और पैरा पे SO3H जुड़ गया, जिसका नाम है फिनॉल। नंबरिंग अगर अपन करें, अरे नंबरिंग कर सकते हैं ना, जैसे ये अपना बेंजीन, यहाँ पे अपना बैठा है OH, एक बार तो यहाँ पे और एक बार पैरा पे। अरे दोनों जगह ऐड हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे और 4 पे कौन जुड़ा है, सल्फोनिक अम्ल। तो अपन ने नाम लिख दिया फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। अरे डन है क्या? अब बात करते हैं इसकी अभिक्रिया अगर मैं वापस से किससे करवा दी, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में। तो याद रखना कंसंट्रेट HNO3 जब जब आता है क्या बनाता है, पिक्रिक अम्ल। फिनॉल के कांटेक्ट में जब जब सांद्र HNO3 आता है क्या बनाता है, पिक्रिक अम्ल। एक बार की बात है, देखो सवाल आया था तुम्हारे RBSc बोर्ड में, पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र बनाइए, और एक बार आया था पिक्रिक अम्ल का एक और नाम लिखिए या IUPAC नाम लिखिए। तो पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और फॉर्मूला बनाना भी तुमको अच्छे से आता ही है। अरे डन है बात, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलें आगे, ठीक है। आगे अगली अभिक्रिया है हेलोजिनेशन, जिसको कि अपन देखो एनसीईआरटी में हेलोजनन लिख रखा है, पर अपन हेलोजनीकरण बोलेंगे। किसका एडिशन, हेलोजन का एडिशन। अरे किसका एडिशन, हेलोजन का एडिशन, हेलोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। अब यहाँ पे देखो सुनते जाना वही वापस से, क्योंकि अपन पढ़ने फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रिया है, तो मैं हर बार रिएक्टेंट साइड में क्या लूंगा, फिनॉल लूंगा। तो मैंने फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी, Br2 के साथ में एक सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, या तो CS2 जिसको कि अपन बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, या ले लेंगे अपन CaCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3। तो या तो अपन ले लेंगे क्लोरोफॉर्म या ले लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी उपस्थिति में अपने ब्रोमीन है, अपने को पता है यहाँ पे हेलोजनीकरण में किसका योग होगा, हेलोजन का। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। अरे समझ गए क्या? तो एक बार तो ऑर्थो उत्पाद बना और एक बार पैरा उत्पाद बना। अब तुमको थोड़ी बहुत लैब की लैंग्वेज समझाता हूं, देखो सुनते जाना, और यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है जो मैं बोलूंगा। देखो सारे लोग एक बार है ना वो चीजें सोचना जो मैं बोलने वाला हूं, है ना, थोड़ा माइंड के अंदर ऐसा इमेजिन करना है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या किया, सुनते जाना। ये वाला एक्सपेरिमेंट होता कैसे, मेरे पास एक बीकर है, क्या है, एक बीकर या एक कंटेनर है समझ लो। इस कंटेनर में मैंने ले लिया पानी। अरे लैब के अंदर ले सकते हैं ना पानी, एक बीकर था उसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी। तो उसके अंदर क्या था, पानी था। अब मैंने ऊपर से उसमें क्या मिला दी, Br2। अरे क्या मिला दी, तो क्या मैं कह सकता हूं ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अरे ब्रोमीन को किसमें मिला दिया, पानी में, तो क्या विलयन तैयार हो गया। और ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, याद है किसी को, भूरा लाल। अरे लाल बुरा बुरा लाल, किसी का नाम सुना है कैसे, बुरा लाल लाल बुरा, बुरा लाल नाम नहीं सुना, सुन रखा है ना, मैंने भी सुन रखा है। तो बुरा लाल याद रखना, या लाल बुरा रेडिश ब्राउन, कौन सा ब्राउन, रेडिश ब्राउन। देखो याद रखना ब्रोमीन वाटर के अंदर कौन सा कलर रखती है, रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन। तो जब अपन ने, सुनते जाना वापस से, जब अपन ने वाटर था उसके अंदर क्या मिला दी, ब्रोमीन मिला दी, तो कलर कैसा है, लाल बुरा विलियन, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन। अब इस रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन को मैंने किसमें मिक्स किया, सुनते जाना, फिनॉल में। एक दूसरा कंटेनर था किसका, अरे एक दूसरा कंटेनर था उसमें मैंने क्या ले लिया, फिनॉल। क्या ले लिया, फिनॉल। अब मैं ये जो ब्रोमीन वाटर का था ना, इसको खाली कर दिया उठा के किसमें, फिनॉल में।
तो अपन केमिकल रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं। वापस सुनना, मेरा कंटेनर, उस कंटेनर में था पानी, उस पानी में मैंने डाली ब्रोमीन, तो बन गया ब्रोमीन वाटर। क्या बन गई? इस ब्रोमीन वाटर का जो मेरे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, एक दूसरे कंटेनर में था फिनॉल, तो मैंने ब्रोमीन वाटर को उठा के किसमें डाल दिया? फिनॉल में। अब अपन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सुनते जाना। यहाँ पे कौन सा पीपीटी बनता है? व्हाइट पीपीटी। पीपीटी समझते हैं ना, प्रेसिपिटेट, जो कि नीचे बैठ जाता है। अरे गैस से तो उड़ जाती है, पीपीटी नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पीपीटी बन रहा है? व्हाइट पीपीटी बन रहा है। किसका बन रहा है? तो बन रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। किसका बन रहा है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमो, लिख सकते हैं नाम। अरे ये अपना बेंजीन, बेंजीन के ऊपर वही जोड़ा बना फिनॉल। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, 2 पे, 4 पे और 6 पे कौन सा? ब्रोमीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसका कि कैसा पीपीटी होता है? व्हाइट पीपीटी। देखो फिर से रिएजेंट डिसाइड कर रहा है। देखो सुनते जाना। अगर मैं फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं? ब्रोमीन के साथ में या तो CH2 ले लिया या CHCl3। ब्रोमीन के साथ में या तो CH2 या CHCl3, तो बनेगा एक बार तो ऑर्थो पे ब्रोमीन जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। पर अगर नहीं, मैंने ब्रोमीन के साथ क्या ले लिया? वाटर ले लिया, तो क्या बनेगा? ब्रोमीन के साथ वाटर लेने पे बनेगा व्हाइट पीपीटी। किसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो सुनना है कि क्वेश्चन बना सकते अपन ऐसे। क्वेश्चन क्या बनेगा सुनते जाना। क्या है कि हमारे पास एक परख नली में फिनॉल था, हमने एक और परख नली ली जिसमें कि पहले जल था। उस परख नली में हमने ब्रोमीन ऐड की, जिससे कि ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन बना, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब हमने रेडिश ब्राउन कलर के सॉल्यूशन को फिनॉल में मिक्स किया, तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिला। तो बताओ व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का है और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्या कर सकते हैं सारा काम? फिनॉल लिखेंगे, ब्रोमीन वाटर लिखेंगे और बना देंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि व्हाइट पीपीटी होता है। पीपीटी याद रखने कुछ कुछ अपने। पिक्रिक अम्ल क्या था? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक अम्ल क्या था? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और अगर मैं बात करूं किसकी, अपना ये व्हाइट पीपीटी क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ध्यान रहेगी बात। अरे चले आगे। ठीक है, आगे सुनते जाना। फिर देखो अपने पास एक और कंपाउंड है, इसको अपने को कैसे क्या पढ़ना है। देखो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ। ये एक प्रकार का एस्टर है। अरे RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। ऐसे देख लो, C डबल बॉन्ड O के इधर भी कोई कार्बन वाली चीज, इधर भी कोई कार्बन वाली चीज। तो देखो C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बोला जाता है? फेनिल। मैंने कई बार बता रखा है, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, याद रखना हमेशा के लिए। बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पर फेनिल बोला जाता है। अगर बेंजीन मेन कार्बन चेन में नहीं आ रही है तो उसको अपन क्या बुलाएंगे? फेनिल बुलाएंगे। तो ये अपना फेनिल, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। और जो एस्टर है उसके पीछे क्या लगता है? OH। क्या लगता है? OH। तो नाम बन गया फेनिल एथेनोएट। क्या नाम बन गया? फेनिल एथेनोएट। क्या इसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं? अरे ये मेरे पास जो फेनिल है एथेनोएट, इसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं क्या अपन? देखो सुनना, फेनिल किसको बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। किसको बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। फेनिल किसको बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। फेनिल किसको बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। एथ किसको बताता है? वर्ड रूट को। क्या यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स काम में आया? क्योंकि अपना कंपाउंड साइक्लिक, ऐसे समझो जो मेन चेन है ना, अपनी मेन चेन ये 2 कार्बन वाली है, इसमें कहीं पे भी कोई साइकिल नहीं आ रही है। तो फेनिल बताता 2 डिग्री प्रीफिक्स को, फेनिल बताता 2 डिग्री प्रीफिक्स को, एथ बताता वर्ड रूट को, एन किसको बताता है? एन किसको बताता है? 1 डिग्री सफिक्स को। और OH किसको बताता है? OH किसको बताता है? 2 डिग्री सफिक्स को। किसको बताता है? 2 डिग्री सफिक्स को। बात समझ आई क्या? ठीक है, अब एक और बात सुनो। देखो ये जो अपना फेनिल एथेनोएट है ना, इसको फिनाइल एथेनोएट भी बोल देते हैं कुछ लोग, प्रोनाउंसिएशन की बात है। तो फेनिल एथेनोएट, या ये मच्छर कर रहा है काम है ना, नोटिस किया? अब नहीं किया नोटिस? मच्छर था अभी यहाँ पे, कोई नहीं। चलो देखो इधर, इधर देखो, इधर फेनिल, इधर ध्यान दो। अपना फेनिल एथेनोएट है, उसकी अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं? कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवा रहे हैं। देखो एक और बात बता देता हूं, यहाँ पे भी जो फेनिल है ना, इधर देखो, ये जो फेनिल है ऑक्सीजन के लोन पर बेंजीन रिंग में जा रहे हैं। अरे ये जो अपना OC डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप है, ये भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है?
इसका मतलब ये भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं को या तो ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। अब यहाँ पे एक खास बात जो अपने को देखने को मिलती है वो ये है कि जब अपन फेनिल एथेनोइड की अभिक्रिया, किसकी, फेनिल एथेनोइड की अभिक्रिया जब उन किसके साथ करवा देते हैं, सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं, तो सिर्फ अपने को पैरा उत्पाद देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो देखो सिंपल सा रीजन बता देता हूं। ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, देखो जनरली अपन क्या ले रहे थे, सुनना, अपन ले रहे थे या तो OH फिनोल, अरे यही ले रहे थे ना, अरे फिनोल ले रहे थे, या क्या ले रहे थे, फिनॉक्साइड ले रहे थे, या क्या ले रहे थे, एनिसोल ले रहे थे, OCH3, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। अब अपन ने ग्रुप कौन सा लिया, OC डबल बॉन्ड OCH3। क्या मैं कह सकता हूं ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अरे बहुत बड़ा ग्रुप है ना, इसको अपन बोलते हैं बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब बहुत बड़ा सा ग्रुप है। अब बल्की ग्रुप लगाए तो बताओ ऑर्थो पे कोई आगे जुड़ सकता है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा के कारण ऐसे समझो कि बहुत बड़ी साइज हो गई ना यहाँ पे, तो ऑर्थो पे आने वाला उत्पाद इजीली, मतलब ऑर्थो पे आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं जल्दी से नहीं आ पाएगा, इसलिए ऑर्थो उत्पाद अपने को देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है क्या, देखो वापस से देख लो ये वाली रिएक्शन, एक बार वापस से देख लो ये वाली रिएक्शन। ये जो ग्रुप है ना OC डबल बॉन्ड OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3 का प्लस है अथवा प्लस R प्रभाव है, मतलब कि ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है, पर ऑर्थो पे कोई भी NO2 ग्रुप नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो OC OCH3 है, त्रिविम प्रतिबाधा के कारण सिर्फ कौन सा उत्पाद बनता है, पैरा उत्पाद। और त्रिविम प्रतिबाधा क्या होती है, त्रिविम प्रतिबाधा का मतलब है कि यहाँ पे जगह बहुत कम है, ऑर्थो पे आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अच्छे से जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए सिर्फ पैरा उत्पाद बनता है। और उसको लैंग्वेज में लिख के आना हो कॉपी में तो क्या लिखोगे, त्रिविम प्रतिबाधा के कारण सिर्फ पैरा उत्पाद देखने को मिलता है, स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे, ध्यान रहेगी बात। कंसंट्रेट HNO3 से जब अपन फेनिल एथेनोइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को सिर्फ पैरा उत्पाद देखने को मिलेगा, ये बात दिमाग में रखनी, ठीक है। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं, कॉल्बे अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है, कॉल्बे अभिक्रिया। देखो ध्यान से सुनना, कॉल्बे अभिक्रिया अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार एग्जाम में आ रखी है कॉल्बे अभिक्रिया, सुनते जाना। कॉल्बे अभिक्रिया क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया अपन ने पहले किससे करवा दी, NaOH के साथ। किससे करवाई, NaOH के साथ। सुन लो ध्यान से, फिनॉल की अभिक्रिया अपन सबसे पहले किसके साथ करवाएंगे, NaOH। क्या ये अभिक्रिया अपन ने पढ़ रखी है, पढ़ रखी है, कहां पढ़ी अपन ने, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि फिनॉल की ऐसी दो अभिक्रियाएं बताइए जिससे कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। तो फिनॉल की अभिक्रिया मैंने फर्स्ट स्टेप में करवाई थी किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो सोडियम ने जो हाइड्रोजन को अपचयित कर दिया था, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अपचयित, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना इस बात को प्रदर्शित करता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ को निकाला होगा। एक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी, NaOH से जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तब भी सोडियम फिनॉक्साइड तो बनता ही है, साथ में वाटर निकलता है। वाटर का रिमूवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ निकाला होगा। धन्यवाद। तो ये अभिक्रिया मैंने बहुत पहले से पढ़ रखी है। फिनॉल की अभिक्रिया मैंने करवाई NaOH के साथ में, तो वही NaOH में दो कंपोनेंट Na+ और OH-। फिनॉल अपने अंदर से क्या निकालता है, H+, और तुमको बॉन्ड की डायरेक्शन नजर आ रही है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में। ये H+ और OH-, H+ OH- क्या निकला, वाटर, और Na+ चला गया O- के पास, तो स्ट्रक्चर बनी सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनी, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो वापिस से सुनना एक बात छोटी सी, इसको अपन क्या बुलाते हैं, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल से मैंने हाइड्रोजन निकाला, क्या बना, क्या बना, अरे कुछ खाना वाना खा के नहीं आएगा, थोड़ा तो तेज बोलो, क्या बना, क्या बना, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसके पास सोडियम जोड़ दिया तो क्या बना, क्या बना, बहुत बढ़िया। तो देखो पहले अपन ने बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया अपन सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में H+ मतलब अम्लीय माध्यम CO2 और H+। जब अपन फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन, जब अपन फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मतलब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो क्या बनता है, देखो सुनते जाना। एक तो अपना OH तो वैसे के वैसे लग रखा है, क्या मैं कह सकता हूं OH के पास वाली पोजीशन पे कौन आके ऐड हो गया, COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन ऐड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और मैंने तुमको एक नाम बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर बेंजीन में OH और COOH पास पास वाली स्थितियों पर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। अरे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो क्या सैलिसिलिक अम्ल बन गया, तो कोई तुमको बोले अगर कॉल्बे अभिक्रिया में अपन क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। किससे बनाते हैं, फिनॉल से। देखो सुनते जाना वापस से, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखी है कई बार और आगे भी आएगी।
पहले मैंने फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी किसके साथ में, NaOH के साथ में, बना सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया मैंने करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H+ मतलब एसिडिक मीडियम, तो बना अपना सैलिसिलिक एसिड। क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। एक बात बताओ कि कौन सा क्रियात्मक समूह सीनियर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या अल्कोहल? कार्बोक्सिलिक अम्ल सबको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे सीनियर है, तो OH से तो सीनियर है ही है। तो देखो बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन नंबरिंग देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से अटैच कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे कौन है, OH। और एल्कोहल को देखो सुनते जाना, अगर एल्कोहल क्रियात्मक समूह है तो उसके नाम के पीछे ऑल लगता है, जबकि एल्कोहल अगर प्रतिस्थापी है तो उसको हाइड्रोक्सी बुलाया जाता है। तो नंबर 2 पे कौन है, हाइड्रोक्सी, और इसको अपन बोल देंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोल देंगे, अरे बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। अरे बेंजीन पे कौन बैठा है, COH, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। और यहाँ पे कौन लग रखा है 2 पोजीशन पे OH, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ध्यान रहेगी क्या बात। रिएक्शन को देखो ओवरऑल कैसे लिखेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से बना सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई, साथ में एसिडिक मीडियम दिया, तो अपन यहाँ पे बनाएंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक अम्ल। इस अभिक्रिया को भी और डिटेल में ले जाया जा सकता है। अगर मान लो किसी को इस अभिक्रिया की भी मैकेनिज्म समझनी होगी, नहीं सर हमको तो हर चीज डिटेल में जाननी है, तो वो बातें भी अपन कर सकते हैं, पर अभी अपने को जल्दी जल्दी सारी रिएक्शन देखनी है, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगली रिएक्शन है अपनी राइमर टिमान अभिक्रिया। अरे यार मक्खी थी ये तो, हाँ, राइमर टिमान अभिक्रिया। इधर देखो, इधर राइमर टिमान अभिक्रिया, ये नहीं बोलना था वैसे। हाँ, तो देखो राइमर टिमान अभिक्रिया के बारे में अपन बात करते हैं। राइमर टिमान अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है, देखो एनसीईआरटी की बहुत ही प्यारी सी लाइन है, एक बार समझना, अब तुमको उत्पाद बनाना आ जाएगा। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, देखो क्या लिखा है, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म मतलब अपना CH के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में कौन सा ग्रुप आ जाता है, बेंजीन में CHO समूह। CHO समूह मतलब अपना एल्डिहाइड समूह, और कहां पे आता है, CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। कई बार देखो ऐसा आता है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए, तो आप वहां पे लैंग्वेज लिख सकते हो ना। जब हम क्या कर देते हैं, क्या लिखा है, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया पहले किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और क्या ले रखा है अपन ने साथ में, क्लोरोफॉर्म ले रखा है, तो ऑर्थो स्थिति पे क्या आ जाता है, CHO समूह आ जाता है। इस अभिक्रिया को ऊपर बोलते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमान, ठीक है ना प्रोनाउंसिएशन, राइमर टिमान या राइमर टिमान, हिंदी की एनसीईआरटी राइमर टिमान लिखती है। अरे ध्यान रहेगी बात। तो देखो क्या लिखा है, वही अपना फिनॉल की अभिक्रिया अपन ने करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म अपना फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये CHCl3, साथ में कौन है, NaOH, और तो स्थिति पे क्या आ गया, एल्डिहाइड, और तो स्थिति पे क्या आ गया, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सारे लोग जानते हो ना, C डबल बॉन्ड OH को अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इसको अपन क्या बुलाते हैं, देखो ध्यान रखना, दो नाम। अगर मान लो ये अपना फिनॉल के पास में कौन बैठा है, COOH, क्या कौन बैठा है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, और अगर फिनॉल के साथ में कौन बैठा है, एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। तो एक तो बना अपना ये तो है सैलिसैल्डिहाइड, और ये बना अपना सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रहेगी क्या बात। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कॉल्बी अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, तो कॉल्बी अभिक्रिया में अगर अपन NaOH CO2 और H+ ले, तो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बनता है अपना सैलिसिलिक अम्ल। और अगर मैं राइमर टिमान अभिक्रिया की बात करूं तो बनता है सैलिसैल्डिहाइड। अरे डन है बात, अरे डन बात, ठीक है। चले आगे, अब अगली रिएक्शन फिनॉल की यशोधरज के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, यशोधरज। यहाँ पे यशोधरज का मतलब है जिंक डस्ट। क्या नाम है, जिंक डस्ट। यशोधरज का मतलब जिंक डस्ट। जब मैं फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाता हूँ, जिंक के साथ करवाता हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो देखो सुनते जाना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जिंक का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जाना। किसको लेकर जाना, तो जब मैंने इस फिनॉल की अभिक्रिया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखी है, जब अपन फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं, तो जिंक क्या करती है, ये जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाती है, क्या बना लेगी, जिंक ऑक्साइड। अब पीछे जो हाइड्रोजन बचा वो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो जाता है, मतलब इससे जुड़ गया ना बेंजीन रिंग से, तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया।
अरे इस O को हटा दिया, O को कौन ले गया, जिंक, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड। अरे क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे अपने बन गई बेंजीन। धन्यवाद। तो ये एनसीईआरटी की एक दो अभिक्रिया है, लास्ट एक और अभिक्रिया सुनते जाना, जहां पे कि अपन इस चैप्टर में इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो लास्ट रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर क्लास भी अपन एंड करने वाले कुछ ही मिनटों में। तो लास्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। लास्ट अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अंदर क्या करवाना है सुनते जाना। मैंने फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी, फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी Na2Cr2O7 की उपस्थिति में सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 को जानते हो ना क्या बुलाते हैं, Cr2O7-2, इसको क्या बुलाते हैं, डाइक्रोमेट। क्या बुलाते हैं, डाइक्रोमेट। इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, तुम खुद सोचो। सोडियम अपनी खोपड़ी पे क्या रखता है, पॉजिटिव, तो कितने सोडियम आएंगे इसके पास, देखो एक आया, इसने कहा मेरे ऊपर तो -2 है, बॉन्ड नहीं बनाऊंगी। एक और सोडियम आया, तो इसको देखते इसने कहा चलो आओ मिलके बॉन्ड बनाए, तो बना Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। और साथ में क्या, H2SO4, वही एसिडिक मीडियम अपना। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है बेंजोक्विनोन। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। क्या होता है, देखो बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम में आ रखी है। ये अपना बेंजोक्विनोन, ये क्या है अपना, क्या मैं इसको डाई कीटोन बोल सकता हूं, क्या मैं इसको डाई कीटोन बोल सकता हूं। अरे सी डबल बॉन्ड O को अपन कीटोन बोलते हैं जब उसके दोनों तरफ कार्बन हो। देखो सी डबल बॉन्ड O की दोनों तरफ, सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन। बात समझ आ गई क्या, सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डाई कीटोन। क्या बुलाएंगे इसको, डाई कीटोन। क्या बोलेंगे, डाई कीटोन। याद रखना ये बॉन्ड दो जगह ही है, यहाँ पे पीछे ध्यान देना। तो अपन ने क्या करा, फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी। इधर देखो प्रियांशु, अपन ने फिनॉल की अभिक्रिया करवा दी Na2Cr2O7 के साथ में, और साथ में H2SO4, तो अपन ने बनाया डाई कीटोन, जिसको की नाम है बेंजोक्विनोन। क्या बोलेंगे, बेंजोक्विनोन। यहाँ पे OA नहीं बता रहा है ना अपने को कीटोन है, OA नहीं क्या बता रहा है, कीटोन है। तो ये अपना बेंजोक्विनोन है। ध्यान रखना बेंजोक्विनोन के स्ट्रक्चर, 6 कार्बन की रिंग बनाओ, डबल 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 डबल, ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी। क्या ये एक कीटोन है, ये भी एक कीटोन है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, डाई कीटोन की फैमिली से। किससे बिलोंग करता है, डाई कीटोन की फैमिली से। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो एक बार सुनते जाना। देखो अगर है ना, देखो ये लेक्चर वैसे तो काफी लंबा हो चुका है, पर अपन क्या करने वाले थोड़े दिनों में, पीछे थोड़े दिनों में, अगर मान लो आपको एक चैप्टर के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि सर हमको तो बोर्ड में 56 में से हमारे 45-50 नंबर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैं कुछ ही दिनों में यहाँ पे इसी चैनल पे एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जहां पे मैं 25-30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपने को पढ़ने। तो इस चैनल पे जुड़ी रहेगा, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे एक प्यारे से लेक्चर में। थैंक यू।